हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं ग्रेविटेशन। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकंड वीडियो। न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एक होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आइसलैक जो न्यूटन साहब थे ना, आइसलैक न्यूटन्स थे। तो ये क्या, एक बार एक पेड़ था और वो पेड़ क्या था, उसमें सेब लगा था। तो सेब लगा था तो वो नीचे बैठे थे, अपना कुछ गाना बजाना कुछ भी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कुछ भी। तो सेब गिरा, नीचे गिरा। तो वो सोचने लगे कि सेब नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी साल तक ये सोचते रहे। फिर एक नियम, एक रूल वो लगाए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ये देखिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल जो होता है, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अभी देखिए, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। माना दो पिंड, जैसे दो पिंड हैं, उनके द्रव्यमान m1 है और m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो न्यूटन्स के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो ये जो फोर्स लगेगा ना, दोनों एक दूसरे को तो फोर्स लगाएंगे, तभी तो ये टिके रहेंगे। तो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, तो जो फोर्स लगाते हैं ना, F इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। ये पूरा हो जाता है इनका फार्मूला। जहाँ g एक क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जी की। इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है ना, तो ये आप लोग रट लीजिएगा। काफ़ी बार तो यही पूछ लेता है कि जी का वैल्यू ही पूछ लेता है, और अगर न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहाँ पे तो ये मतलब हर बार काम करता है। और काफ़ी बार तो ये जी की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। 6.67 इंटू 10 के पावर -11, ये देख लीजिए 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये चीज़ हो जाता है। अगर यहाँ पे पर हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर में हो जाएगा। ये देखिए, ग्रेविटी क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि उनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। गुरुत्व जनित त्वरण किसको कहते हैं, जिनका मान फिक्स होता है। जी का मान फिक्स होता है, गुरुत्व जो जनित त्वरण होता है ना, उसका मान जो होता है फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एकदम आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी तो आप जान गए हैं और रट भी लीजिए कि जी का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, गुरुत्व जनित त्वरण जीव वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जी का मान होता है ना, जी जो गुरुत्व जनित त्वरण होता है जी, ये किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ना ही रूप पे, ना ही आकार पे, ना ही द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। जी के मान में परिवर्तन कब होता है। अगर जी के मान में परिवर्तन होगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जी का मान अगर ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा कि बढ़ेगा, और नीचे आ रहे हैं तो घटेगा कि बढ़ेगा। तो क्या होगा, जी का मान घटता है, बढ़ता नहीं है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पोल पर होता है। जी का मान तो पृथ्वी के किस पे होगा, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये पोल है, ये इक्वेटर है, तो ये पोल पे जी का मान क्या होता है, जी का मान महत्तम मतलब मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर ये बीच वाला इक्वेटर होता है। और जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा मीन्स इक्वेटर पर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, अगर घूर्णन गति जो ओमेगा होती है बढ़ेगा, घूर्णन गति, तो घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिए नोट क्या है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट ये देखिए लिफ्ट की बात चलिए कर लेते हैं। काफ़ी जब लिफ्ट में अगर आप कभी चढ़े होंगे तो ये फील करेंगे आप अपने आप को। तो ये देखिए लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है। अगर आप मान लीजिए लिफ्ट में बैठे हैं और वो नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, कभी लिफ्ट टूट जा रहा है, तो ये सब कंडीशन दे रहा है। ये देखिए जैसे वेट ऑफ बॉडी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है। अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपके मतलब वेट को ले जाती है ना, तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। तो सही बात है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए फोर्थ नंबर, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड जो उसमें पिंड होगा की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यह भारहीनता की स्थिति है, मतलब उसको जो वेट है महसूस नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे, अगर डोरी मान लीजिए लिफ्ट की टूटती है तो वो जो लिफ्ट है वो नीचे ही तो जाएगी। उस समय जो उस पर जो वेट होगा वो पिंड जो रखा होगा तो उसका भारहीनता जो होती है शून्य हो जाती है। यही भारहीनता, मतलब भारहीनता उसमें आपका कुछ रहेगा ही नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए 5 नंबर, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, ये देखिए एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से उठकर उसकी छत से लगेगा तो सिर उर फट जाएंगे। ये चीज़ है। तो अगर उसका क्या लिफ्ट का त्वरण जो एक्सीलरेशन होगा गुरुत्वीय एक्सीलरेशन से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो पिंड उसकी फर्श से उठकर छत से लगेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हम लोग कर चुके। तो ये देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एंट्रेंस एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ फोर्स व्हिच इज, क्या कह रहा है फर्स्ट देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जैसे ये देख लीजिए यही बात कर रहा है। F = m1 m2 के डायरेक्टली होगा और जो इसका क्या होगा डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली हो जाता है तो r² होगा। तो ये आपको एकदम अच्छे से रट लीजिए। और ये देख लीजिए g क्या होता है, ये कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनली एंड कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या की वैल्यू एक होती है, फिक्स वैल्यू होती है। ये देख लीजिए g = F(r²) m1/m2। जब यहाँ से g यहाँ से उठा के ले आएंगे तो m1 m2 अपान नीचे चला आएगा और F(r) इसमें मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाता है। तो ये तो आसानी से कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि यूनिट ऑफ जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका जी होता है ना, उसका यूनिट पूछा जाता है। तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के माइनस में स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज़ एक ही सब है, यहाँ पे हटा दिया गया है ना ये, तो इसलिए अब इफ़ m1 m2 = 1 kg तो r = 1 देन बी हैव, तो जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर m1 m2 जो मास होता है 1 kg रख दिया जाए और जो डिस्टेंस है r² जो होता है वो भी 1 रख दिया जाए तो आपका F जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फोर्स के = मतलब बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। और यहीं पे देख लीजिए, हेंस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G न्यूमेरिकल इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी, ईच यूनिट मास केप्ट इन यूनिट डिस्टेंस फॉर ईच अदर। तो वैल्यू ऑफ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये एकदम रट लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा ही जाता है।
तो ये चीज़ कैपलर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन, ये सब हम लोग कर चुके हैं इसके पहले ही वीडियो में। तो ये आप ये चीज़ एक चीज़ और देख लीजिए, जी की वैल्यू ये होती है 6.6 × 10⁻11 डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसमें भी पूछा जाता है और इसमें भी जी = यूनिवर्सल, ये देखिए व्हेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली एंड कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है एसआई यूनिट में। अगर सीजीएस में पूछेंगे, काफ़ी बार ये पूछा जाता है ना कि जो आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी एसआई में जो यूनिट होती है वो बताइए, तो ये बताएंगे। और कभी कभी पूछ लिया जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सीजीएस वैल्यू बताइए, तो 6.67 × 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर, यहाँ देख लीजिए 10⁻⁻8 है, यहाँ देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में पूछेंगे तो 10⁻11 है एसआई में और ये सीजीएस में, ये चीज़ देख लीजिएगा। और डायमेंशनल काफ़ी बार पूछा गया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप जो डायमेंशन होता है एकदम रट जाइए, m-1 m-1 L⁻³ T⁻⁻², ये एकदम रटा होना चाहिए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। तो मास के इन्वर्स होता है, लेंथ के क्यूब होता है और टाइम के -2 होता है, मतलब स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ रटा होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगभग 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे इस टॉपिक से, तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप वेट करिए और इन्जॉय करिए सभी। और जितनी भी वीडियो चैनल पे हैं, ऐसा मत कहिए, कभी मत सोचिए कि ये पिछली बार का है तो कैसे आपकी बार नहीं आएगा, नहीं कुछ नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कॉन्सेप्ट तो सेम होते हैं, चेंज नहीं होता। तो पिछली वीडियो या वो नीट से रिलेटेड हो, कोई भी वीडियो आप जानते हैं सही तरीका चैनल पे मेरे देखने का वीडियो, चाहे वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, फिर प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, फिर उसकी प्ले लिस्ट में देखिए कितनी वीडियो है सब देख के, फिर सेकंड प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट नेम में सेकंड प्ले लिस्ट का नाम लिख लीजिए कॉपी में, फिर उसकी जितनी वीडियो हैं देख लीजिए, फिर थर्ड का नाम लिखिए, ऐसे ऐसे करते जाइए, प्ले लिस्ट की जितनी वीडियो सब देख लीजिए। तो आसानी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा नंबर गेन करके आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में कहीं पे भी आप एडमिशन ले लेंगे। तो ये चीज़ है। और अभी आप सीईटी की अच्छे से तैयारी करिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इसके थ्रू मिलेंगे कॉलेज में। तो अभी तो कंफर्म नहीं है कि केजेएमयू, जीएसबीएम, सीपी नेट में इसके थ्रू होगा कि नहीं। तो अभी इसी का प्रिपरेशन करिए और अच्छे से लगे रहिए और जो भी न्यूज़ होगी आपको दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।